जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित परीक्षा 22 फरवरी 2022 को यानी कि हिंदी की परीक्षा होगी। तो इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, जो कि आप फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड सिटिंग है, तो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम से पहले आप लोग देख लें, क्योंकि ये 10 अंक का सवाल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। उत्तर हो जाएगा इसका, भारतीय समाज में जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, और ये सभी बता दें आपको वीवीआई प्रश्न है। यहाँ से आपको प्रश्न सीधे एग्जाम में लड़ने वाला है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, किस विडंबना की बात करते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा, आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना माना गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। उत्तर हो जाएगा, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेस सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था, और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। उत्तर हो जाएगा, विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं, वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के विष के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास यानी कि गर्व और उल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 आता है यहाँ पे, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा, भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ के ऊपर बिंदु होगा, ठीक है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिला है, जो अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। प्रश्न संख्या 7 है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखें, पाठ के आधार पर बताएं। और ध्यान देंगे आप लोग, अथवा में क्वेश्चन पूछता है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। ये आपको ये क्वेश्चन पूछे या ये, आंसर एक ही होगा, ठीक है। तो आंसर इसका कैसे लिखेंगे हम। उत्तर हो जाएगा, भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव
उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्यमान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। आगे है यहाँ पे पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मत मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। प्रश्न संख्या 8 है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है, और ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देंगे आप लोग, उत्तर हो जाएगा मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। आगे है, जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधा आएंगे। उत्तर हो जाएगा प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था। वह बनमानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नकधर मनुष्य अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। आगे है यहाँ पे, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। पशु की समानता तुम्हें अब भी विद्यमान है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, और यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2 अंक का एग्जाम में आपका आ सकता है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ईसा की 8वीं 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी। अतः उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। प्रश्न संख्या 11 है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर हो जाएगा करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई है। प्रश्न संख्या 12 है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ समय बाद पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। आगे है यहाँ पे, एक रिश्तेदार लेखक ने भी बहादुर की पिटाई कर दी। बार बार प्रताड़ित होने से एवं मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग गया। प्रश्न संख्या 13 आता है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर हो जाएगा जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 14 है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2 अंक के सभी प्रश्न हैं। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। वे अच्छे स्वभाव के थे। वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था।
जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई। महाराज को तालीम बाबूजी ने ही दिया, यानी कि उनके पिताजी। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, पुराने नर्तक कला प्रदर्शन करते थे। कला प्रदर्शन शौक था, साधन के अभाव में भी उत्साह होता था। ठीक है, कम जगह में गलीचे पर गड्ढा, खाचा इत्यादि के बावजूद बेपरवाह होकर कला प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज के कलाकार मंच की छोटी छोटी गलतियों को ढूंढते हैं, चर्चा का विषय बनाते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें तो लगता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा आएगा कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। उत्तर हो जाएगा, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। रामपुर में महाराज जी का अत्यधिक समय व्यतीत हुआ था एवं वहां विकास का सुअवसर मिला था। प्रश्न संख्या 17 है, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे? ध्यान देंगे, बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है, लेखक आबिनियों क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे? लेखक की उपलब्धि क्या रही? ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। उत्तर हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेखक आविनियों में 19 दिनों तक रहे। वे वहां अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स ही ले गए थे। वे उस निपट एकांत में अपने में और लेखन में डूबे रहे। लेखक की उपलब्धि यही रही कि उन्होंने 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी। ध्यान देंगे, उन्होंने कितनी कविताएं लिखी, क्वेश्चन आ सकता है। तो 35 कविताएं और गद्य कितने लिखी? तो 27। ठीक है, आइए अब प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी के साथ बह रहे हैं। नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं। स्वयं में नदी की झलक देखते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 20 है यहाँ पे, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट करें। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा, आदमी के चंगुल में आकर मछली कटने को विवश थी। पानी के अभाव में अंगोछा यानी कि गमछी में लिपटी मछली लहरा रही थी। दीदी कमरा में करवट लिए पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। दीदी का सिहरना एवं मछली का लहराना दोनों में समानता दिखलाई पड़ी। प्रश्न संख्या 21 है, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी? उत्तर हो जाएगा, मछलियों को लेकर बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 है, मछली को छूते ही संतु क्यों हिचक रहा था? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, संतु मछलियों को छूते हुए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट लेगी। प्रश्न संख्या 23 है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? और यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाएगा, डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की घास यानी कि नरकट से बनाई जाती है, वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। प्रश्न संख्या 24 है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और एग्जाम में आएगा ही आएगा। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलना चाहिए। प्रश्न संख्या 25 है, जो कि लास्ट है, इसे भी देख लेते हैं।
शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाएगा शिक्षा का ध्येय। गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और ये आप लोगों के लिए 10 नंबर का क्वेश्चन हम आपको दिए थे, इसमें से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर लड़ेगा। ओके, थैंक्स। आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट।